हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अकाउंटेंसी गुरु। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 11th का चैप्टर 2 टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, जो कि इस पूरे सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का बेस है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। और ये टर्म्स हर जगह काम आने वाली टर्म्स हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम एफर्ट बच्चों के लिए कर रहे हैं वो एफर्ट्स फ्रूटफुल हो सकें। सो लेट अस स्टार्ट। टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फर्स्ट टर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज कैपिटल। कैपिटल बच्चों है पूंजी। तो बिजनेस में ऑनर जितना भी पैसा इन्वेस्ट करता है वो अमाउंट कैपिटल है। सो एनी अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो जितना पैसा ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उस पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं। इसी तरीके से सेम वे में कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से अपने घर के यूज के लिए, हाउस होल्ड पर्पज के लिए कुछ पैसा विड्रॉ करता है, जिसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। सो इट इज एनी अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। So any amount invested by the proprietor in the business is called as capital, and any amount withdrawn by the owner from the business for personal use is called as drawing. So next term is liability. तो business को किसी का भी कोई पैसा फ्यूचर में पे करना है, उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं liability. So any amount which is owed to outsiders or any amount which business will have to pay in future is called as liability. कोई भी पैसा हमें किसी का देना है उसको हम liability बोलते हैं। Liabilities को फर्दर हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, और ये है आपकी नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। सिंपल एक चीज समझें इसमें कि करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है जो पैसा हमें विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। सो द लायबिलिटीज विच विल हैव टू पेड बाय द बिजनेस विद इन 1 ईयर, 1 साल में जो पैसा पे करना है, करंट लायबिलिटी। इसी तरीके से हमें आफ्टर 1 ईयर, in a long period that is after 1 year, जो भी liabilities पे करनी है आफ्टर 1 year, those liabilities are called as non current liabilities. अब मैं कुछ एग्जांपल इसके लेना चाहूंगा। हमने बैंक से लोन लिया, बैंक लोन, and this loan will have to be paid in 10 years. So this is non current liability. But in the same way, if loan has been taken from the bank for a short period, which will have to be paid within 6 months, within 8 months, etc., etc., so that loan will be called as current liability. Next, हमारी जो term है that is asset, और asset बच्चों होता है बिजनेस की कोई भी प्रॉपर्टी, any property which is owned by the business. बिजनेस जिसका ऑनर है, ये कंपलसरी है चीज। अगर कोई भी बिजनेसमैन की घर की एसेट है, दैट इज नॉट ओन्ड बाय द बिजनेस। सो एनी प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एज एसेट। और एनीथिंग द बेनिफिट ऑफ विच, जिस भी चीज का हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, that thing is called as asset. So in the same way as we have classified liabilities, तो हम सेम वे में एसेट्स को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज नॉन करंट
assets and another one is current assets. ये उसी तरीके से इंटरलिंक्ड हैं विदिन 1 ईयर, विदिन 1 ईयर। तो ऐसी एसेट्स जिनको मैनेजमेंट 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकती है, या जिन एसेट्स का बेनिफिट विद इन 1 ईयर हमें मिलेगा, दोज एसेट्स आर कॉल्ड एज करंट एसेट्स, एंड दीज नॉन करंट एसेट्स आर फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एंड these assets may be for resale, but the non-current assets can't be for resale. So non-current assets को further हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, that is tangible assets and intangible assets. Tangible का मतलब होता है the assets which can be seen or touched, and the assets which cannot be seen or touched, intangible. तो जिन एसेट्स को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, tangible assets. जिन एसेट्स को हम देख और छू नहीं सकते, those assets are called as intangible assets. Tangible assets हमारी हैं बिल्डिंग, एनी मशीनरी, प्लांट, लैंड एटसेट्रा. बट इंटेंजिबल एसेट्स का हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज गुडविल. गुडविल मीन्स द गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस थ्रू विच बिजनेस विल अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स. तो टेंजिबल एसेट्स के हमारे पास एग्जांपल हैं बिल्डिंग, मशीनरी. इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल हैं गुडविल. और करंट एसेट्स में हम एग्जांपल दे सकते हैं बेटा, दैट इज कैश. कैश इन हैंड, जो बिजनेस के पास कैश पड़ा है वो कैश पोजीशन में है. इसी तरीके से कैश एट बैंक, जो बैंक में हमारा कैश पड़ा है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट अ शॉर्ट नोटिस विद इन 1 ईयर. सो दीज टाइप ऑफ एसेट्स आर नोन एज करंट एसेट्स. अब हम 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर चुके हैं. वन इज लायबिलिटी, एसेट एंड कैपिटल. 3 चीजें हमने डिस्कस की, दैट इज कैपिटल, लायबिलिटी एंड एसेट्स. और इससे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करनी है. तो कोई भी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन का मतलब है एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स विच इज रिलेटेड टू मनी, which is related to money. So those activities, economic activities which will change the financial position of the business, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती हैं, those economic activities are called as ट्रांजैक्शन. इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करने का मतलब क्या है? हम लोग लर्निंग स्टेज में हैं, तो इसका मीनिंग हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए. दैट एनी एक्टिविटी इन द बिजनेस विच विल मेक एनी चेंज, वेदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स और इन कैपिटल और इन लायबिलिटीज. सो इफ देयर विल बी एनी चेंज आइदर इन एसेट्स or in capital or liabilities, so that change will be called as business transaction, that is due to any economic activity. तो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई भी चेंज होता है, मींस एसेट्स में कोई इंक्रीज या डिक्रीज चेंज हुआ, कैपिटल में इंक्रीज या डिक्रीज चेंज हुआ, लायबिलिटीज में इंक्रीज या डिक्रीज चेंज हुआ, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज event. Event is end result of any transaction. जो ट्रांजेक्शन का एंड रिजल्ट है वो इवेंट है. अगर हम 2 चीजें लें कि हमने गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज फॉर ₹50,000, और हम कहें कि सोल्ड गुड्स
sold these goods for rupees 60,000. So there is a profit of rupees 10,000 due to these transactions. So the end result of these two transactions is rupees 10,000 as profit. हमने गुड्स परचेज किए 50,000 के, हमने उन गुड्स को सेल कर दिया 60,000 में, 10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। और ये जो प्रॉफिट हुआ बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज इवेंट। एनी एंड रिजल्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड एज इवेंट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें अकाउंट। और अकाउंट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। हमने डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन, कोई भी ऐसा प्लेस जिसमें हम सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट प्लेस इज नोन एज अकाउंट। एंड अकाउंट, एवरी अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड इन टी शेप। एवरी अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड इन टी शेप। कोई भी अकाउंट है हम उसको टी शेप में बनाते हैं। टी शेप का मीनिंग है दैट हैज टू साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। And left side of any account is called as debit and right side of any account is known as credit. इस डेबिट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DR और क्रेडिट को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में CR। तो नॉटली ये हम लोग आगे यूज करेंगे अकाउंट के लिए AC, A/C, डेबिट के लिए DR, क्रेडिट के लिए CR। तो अगर डेबिट का कोई मीनिंग पूछे तो हम उसमें सिंपली कह सकते हैं दैट लेफ्ट साइड ऑफ एनी अकाउंट इज नोन एज डेबिट। और क्रेडिट का अगर मीनिंग पूछे सो राइट साइड ऑफ एनी अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करें रिसीट्स। रिसीट्स से नॉर्मली आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो भी हम पैसा रिसीव करते हैं उसको हम रिसीट बोलते हैं। P साइलेंट है इसमें, रिसीट। सो एनी अमाउंट विच इज रिसीव्ड or which is receivable, so those amounts which are either received or receivable are called as receipts. तो receipts को हम फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। दो पार्ट्स में हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारी रिसीट्स हैं, रिसीट्स which are related to long periods ऑफ इरेगुलर नेचर, जो रेगुलर नेचर की नहीं है। एक हमारी होती हैं रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब है जो हम रेगुलर बेसिस पे रूटीन में जो पैसा रिसीव करते हैं, सो दोज रिसीट्स आर कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसीट्स। तो जैसे हम गुड सेल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो सेल ऑफ गुड्स इज रेवेन्यू रिसीट। इसी तरीके से हम अगर इरेगुलर नेचर की, जो कि रूटीन की नहीं है, कोई भी पैसा रिसीव करते हैं, हमने बैंक से लोन लिया, ये रेगुलर नेचर का नहीं है, ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। सो दिस लोन विल बी कॉल्ड एज कैपिटल रिसीट, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। पैसा इसमें भी आया, पैसा सेल से भी आया, पैसा लोन लेने से पैसा रिसीव किया हमने, सेल ऑफ गुड्स से भी हमने पैसा रिसीव किया, बट सेल रेगुलर बेसिस पे होती हैं रेवेन्यू रिसीट, बट जो लोन हम लेते हैं वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, सो दैट इज नोन एज कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट हम लोग इसमें टर्म जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एक्सपेंडिचर। सो एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, कोई भी कैश जा रहा है, एक्सपेंडिचर। और इनकरिंग एनी लायबिलिटी, और कोई भी लायबिलिटी क्रिएट करना, कोई भी कैश हम लोग किसी को दे रहे हैं या कोई भी लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। जैसे हमने रिसीट्स के बारे में डिस्कस किया, ये कैपिटल भी हो सकते हैं, रेवेन्यू भी हो सकते हैं। एक्सपेंडिचर भी सेम वे में बच्चों दो पार्ट्स में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, अनदर वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
सेम क्लासिफिकेशन है। जो एक्सपेंसेस रेगुलर नेचर के होते हैं उन एक्सपेंसेस को हम लोग कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। जो रेगुलर नेचर के हैं, रूटीन के हैं, रेकरिंग बेसिस पे हम लोग करते हैं। बट जो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, ये ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो रेगुलर नहीं हैं। दीज आर नॉट इंकर्ड बाय द बिजनेस ऑन रेगुलर बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, हम गुड्स परचेज करते हैं, हम लोग रेंट पे करते हैं, रेंट पेड रूटीन में पर मंथ हम लोग रेंट पे करते हैं, सो रेंट पेड इज अवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अगर हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं, एनी एसेट परचेज्ड, मशीनरी परचेज्ड, तो मशीनरी हम लोग जो परचेज करेंगे वो रेगुलर बेसिस पे हम परचेज नहीं करते, रोज रोज रूटीन में परचेज नहीं की जाती एसेट्स, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंड द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंडिचर्स विल बी रिसीव्ड बाय द बिजनेस इन अ लॉन्ग पीरियड। ये एक लॉन्ग पीरियड से रिलेटेड है जिसका बेनिफिट हमें एक लॉन्ग पीरियड में मिलता है। एंड द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स विल बी रिसीव्ड बाय द बिजनेस इन अ शॉर्ट पीरियड, जनरली विद इन 1 year। सो दीज में बी 2 एक्सपेंडिचर्स। एक और हम इसमें एक्सपेंडिचर डिस्कस कर सकते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर ना तो हमारा 1 year से रिलेटेड है, जिसका बेनिफिट हमें 1 year में रूटीन का नहीं है वो, और वो एक फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड भी नहीं है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लाइक एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस से हमारी कोई एसेट क्रिएट नहीं हुई है, बट उसके बावजूद भी उस एसेट का बेनिफिट हमें विद इन 1 year भी नहीं मिलेगा, सो दैट इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स द बेनिफिट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड इन अ शॉर्ट पीरियड, जनरली विद इन 2 or 3 years, so those type of expenditures are known as deferred revenue expenditure। तो बच्चों नेक्स्ट टर्म है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मीनिंग क्या होता है? एक रेवेन्यू है, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। तो हम यहां रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। सो इफ बिजनेस विल रिसीव एनी अमाउंट फ्रॉम एनी सोर्स ऑन रेगुलर बेसिस, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। इट मे बी सेल ऑफ गुड्स, or it may be any rent received etc. by the business। तो किसी भी सोर्स से बिजनेस अगर कोई भी अमाउंट रिसीव करता है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू। इट मे बी सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स से जो पैसा आया गुड्स की सेल करने से, हमने कोई रेंट रिसीव किया, हमने कोई कमीशन रिसीव किया वगैरह वगैरह। उसके बाद हम बात करें एक्सपेंसेस। तो जो गुड्स हैं, गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड और गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी हमने अमाउंट खर्च की है, एनी अमाउंट स्पेंट और एनी कॉस्ट विच इज इंकर्ड फॉर परचेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज एक्सपेंस। तो गुड्स को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए या गुड्स को परचेज करने के लिए, गुड्स को सेल करने के लिए जो भी हम एक्सपेंस करते हैं, जो भी खर्च करते हैं पैसा, दैट इज नोन एज एक्सपेंस। अब हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करने वाले हैं, इनकम, प्रॉफिट, गेन। और ये तीनों चीजें ऐसा लगता है जैसे एक हैं, एक ही जैसी हैं, सिनोनिम्स हैं, बट ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट हम लोग बात करें इनकम। सो इनकम, अगर रेवेन्यूज, इनकम का जो फॉर्मूला है दैट इज इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो अगर रेवेन्यूज एक्सपेंसेस से ज्यादा हैं तो हम उसको बोलते हैं इनकम। मींस एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ओवर एक्सपेंसेस और द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस विल बी कॉल्ड एज इनकम। बट नॉर्मली हम इसको आगे ट्रीट करेंगे, जब भी इसको बोलेंगे तो हम इसको कहेंगे कि ये प्रॉफिट है, लेकिन टेक्निकली ये प्रॉफिट नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है इफ the total revenues
are more than total expenses during a particular period. During a particular period, एक पूरे साल में, एक पर्टिकुलर क्वार्टर में, अगर हमारे टोटल रेवेन्यूज, टोटल सेल अगर टोटल एक्सपेंसेस से ज्यादा हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो माइनर सा डिफरेंस है दोनों चीजों में। हम अगर रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस देखें, इनकम, रेवेन्यूज अगर ज्यादा हैं, एक्सपेंसेस कम हैं। हमने गुड्स सेल किए 60,000 में, बट जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, परचेज की कॉस्ट है, वो 50,000 है। सो 10,000 इन दिस सिचुएशन इज इनकम। तो 10,000 जो हमारी अमाउंट है वो इनकम है। लेकिन अगर हम कहें कि पूरे साल में हमने 5 लाख रुपए के गुड्स सेल किए और उनको परचेज कॉस्ट और जो भी एक्सपेंसेस हैं वो 4 लाख रुपए हैं, तो ये 1 लाख रुपए जो पूरे साल में एक पर्टिकुलर पीरियड में अमाउंट है, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारा गेन है। हम यहां जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये इनकम की बात कर रहे हैं। Those amounts has been earned by the business from its normal activities। जो बिजनेस का काम है उससे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर शूज मैन्युफैक्चर करती है, शूज की सेल से जो पैसा आया और शूज की मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट आई, दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट है या इनकम है। लेकिन अगर सेम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि शूज मैन्युफैक्चर कर रही है, अगर उसने कोई लैंड सेल कर दी, लैंड जो अगर उसने सेल की 5 लाख की सेल की लैंड और 4 लाख की ये लैंड उसने परचेज की थी, तो 1 लाख रुपए का जो अमाउंट अर्न किया बिजनेस ने, ये अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज है, तो इसको हम कहेंगे गेन। गेन मीन्स any amount, if any amount is received by the business, any income is received, any profit is received by the business from non-recurring activities, from those activities which are not related to normal course of business, so that profit will be called as gain। अब हम लोग लॉस की बात कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि जो एक्सपेंसेस हैं वो रेवेन्यू से ज्यादा हैं तो उसको लॉस बोलते हैं। तो लॉस की जो फर्स्ट सिचुएशन है, दैट व्हेन एक्सपेंसेस आर मोर देन रेवेन्यूज। अगर हमारी जो सेल है गुड्स की, सेल ऑफ गुड्स वो 50,000 की है, बट हमने जो खर्च किया पैसा दैट इज 60,000, इट मे बी 55,000। जो हमारा खर्च हुआ 55,000, बट जो हमें रिसीव हुआ सेल से 50,000, तो जो 5,000 का है दिस इज लॉस। इसको हम बोलते हैं लॉस। इसी लॉस की एक और सिचुएशन हो सकती है, दैट एनी एक्टिविटी विच विल टेक प्लेस इन द बिजनेस एंड बिजनेस विल नॉट रिसीव एनी बेनिफिट from those activities, so those activities will be called as loss। जैसे कि गोडाउन में आग लग गई, हमारे गुड्स चोरी हो गए गोडाउन से, तो एक्टिविटी हुई है पर उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। सो सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज लॉस। तो लॉस का मतलब है कि अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और रेवेन्यू जो पैसा आया सेल से वो कम है, तो लॉस हो जाएगा। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे बिजनेस को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, वो आपका हो जाएगा लॉस। नेक्स्ट हम लोग बात करें गुड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। गुड्स का मतलब होता है बेटा एनीथिंग विच इज परचेज्ड बाय द बिजनेस, द थिंग्स विच आर परचेज्ड बाय द बिजनेस फॉर रीसेल। कोई भी ऐसी चीज जिसको बिजनेस परचेज करता है सेल पर्पस के लिए, उसको हम बोलते हैं गुड्स। या हम लोग कह सकते हैं एनीथिंग इन विच बिजनेस डील्स इन, जिसमें बिजनेस डील करता है, उन चीजों को हम गुड्स बोलते हैं। और दूसरी अगर कोई भी चीज हम परचेज करेंगे तो वो एसेट होगी। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं यहां
कोई भी किराना की शॉप है, किराना शॉप ने शुगर परचेज किया, सॉल्ट परचेज किया, घी परचेज किया, तो शुगर या सॉल्ट या घी ये किराना शॉप जो परचेज करता है वो सेल के लिए परचेज करता है, रीसेलिंग के लिए। लेकिन अगर यही किराना शॉप कोई चेयर या टेबल परचेज करता है तो ये चेयर या टेबल ये रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, तो इसको हम कहेंगे एसेट, और ये जो ऊपर चीजें हैं इनको हम कहेंगे गुड्स, बिकॉज दीज आर द थिंग्स which are meant for resale. These are the things purchased by the business for resale. But chair has not been purchased by the kirana shop for resale. तो ये एसेट होगी। बट ये चेयर किसी दूसरे बिजनेस के लिए गुड्स हो सकती है। जैसे कि हम कहें कि कोई भी फर्नीचर शॉप है, फर्नीचर शॉप अगर कोई भी चेयर परचेज करता है, टेबल परचेज करता है, फर्नीचर डीलर अगर चेयर परचेज करता है या टेबल परचेज करता है, वो गुड्स हैं क्योंकि ये रीसेल पर्पस के लिए हैं। बट अगर फर्नीचर शॉप वाला कोई एसी परचेज करता है, सो दिस एसी विल नॉट बी गुड्स नाउ, क्योंकि ये रीसेल के लिए नहीं है, ये बिजनेस में यूज के लिए है। तो ऐसी चीजों को जो रीसेल के लिए हम लोग परचेज करते हैं, ये बिजनेस उनमें डील करता है, परचेज करता है, सेल करता है, तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं गुड्स। और अकाउंटिंग में परचेजेस का मतलब है परचेज ऑफ गुड्स ओनली। सिर्फ हम गुड्स की परचेज को बिजनेस में परचेज कहेंगे। सेल का मीनिंग है सेल ऑफ गुड्स ओनली। तो जब हम कोई भी परचेज अकाउंट यूज करेंगे फर्दर अकाउंटिंग में, परचेज का मतलब है गुड्स की परचेज और सेल का मतलब है गुड्स की सेल। एक हमने टर्म लिखा है यहां परचेज रिटर्न और एक लिखा है सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब क्या है? हमने सप्लायर से गुड्स परचेज किए और हमने सप्लायर को वो गुड्स अच्छे नहीं हमने वापस कर दिए। सो द गुड्स विच आर रिटर्न्ड टू द सप्लायर विल बी कॉल्ड एज परचेज रिटर्न। इसी तरीके से हमने गुड्स कस्टमर को सेल की और कस्टमर हमें वापस कर देता है तो उसको हम बोलते हैं सेल रिटर्न। नेक्स्ट टर्म है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पूरा टर्म्स का चैप्टर हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि हर जगह आगे ये टर्म्स यूज होंगी। तो डेटर्स की हम लोग अगर बात करें और क्रेडिटर्स की बात करें तो इससे पहले मैं बात करता हूं कि अगर हमने किसी भी पर्सन से कोई गुड्स परचेज किए और पैसा नहीं दिया, क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए और पैसा पे नहीं किया, तो उनको हम कहेंगे क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम whom business has purchased goods on credit basis and the payment has not yet been made। तो कोई भी ऐसा आदमी जिससे हमने गुड्स परचेज किए उधार और हमने पैसा पे नहीं किया, तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। और ये क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है। विद इन 3 मंथ्स जनरली हमें इनका पैसा पे करना है। तो अगर विद इन 3 मंथ्स हमें इसका पैसा पे करना है तो ये करंट लायबिलिटी है। जिनका भी हमें पैसा पे करना है लायबिलिटी, और विद इन 1 ईयर पे करना है करंट लायबिलिटी, और आफ्टर 1 ईयर नॉन करंट लायबिलिटी। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ करंट लायबिलिटी, जो कि हम करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल में ले सकते हैं। इसका अपोजिट है डेटर्स। बी साइलेंट है इसमें, इट इज डेटर्स। अगर हमने राम को गुड सेल किए उधार और उससे हमने पैसा रिसीव नहीं किया, तो राम बन जाएगा हमारा डेटर। सो द पर्सन और इंस्टीट्यूशंस to whom business has sold goods
ऑन क्रेडिट बेसिस एंड द पेमेंट हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड, पैसा रिसीव नहीं हुआ, हमने गुड सेल कर दी उधार बट पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो जिसको हमने गुड सेल किए वो हमारा डेटर बन जाएगा और उससे क्योंकि हमें पैसा रिसीव करना है तो वो हमारी करंट एसेट है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, हम जो डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो डेटर्स हैं इनसे हमें पैसा लेना है। अगर डेटर्स इजीली अपना पैसा पे कर देते हैं जिससे हमें पैसा लेना है, इफ दैट बिजनेस or debtors are able to make the payment of his debts, so that business will be called as solvent or that person will be called as solvent. If the business is able to make the payment of liabilities, अगर कोई भी बिजनेस अपनी लाइबिलिटीज जो उनका पैसा पे करना है उनको अपनी लाइबिलिटीज की अगर पेमेंट कर सकता है एसेट्स में से तो सॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट दिवालिया, कि अगर बिजनेसमैन की लायबिलिटीज ज्यादा हो जाए और वो अपने डेट्स का पैसा पे ना कर पाए, लायबिलिटीज को पे ना कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं इनसॉल्वेंट। सो इफ बिजनेस इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट ऑफ इट्स लायबिलिटीज, बिजनेस अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट कर सकता है, एबल टू मेक द पेमेंट, सॉल्वेंट। And that if the business is not able to make the payment of his debts, liabilities, तो उस बिजनेस को हम बोलते हैं insolvent। और हमें डेटर से पैसा लेना है और अगर वो डेटर insolvent हो जाए और वो हमारा पैसा पे ना कर पाए तो उसको हम बोलते हैं bad debts। So any amount which is not received, any amount which is not received from debtors, शॉर्ट में हम डेटर्स को DRS यूज करते हैं। सो द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी फ्रॉम द डेटर्स इज नोन एज बैड डेट। स्टॉक की बात करता हूं और इन्वेंट्री लगभग सेम टर्म्स हैं दोनों, बट हल्का सा डिफरेंस है इसमें। ये स्टॉक हम लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज करते हैं जो गुड्स बने बनाए बेचते हैं, और इन्वेंट्री जो हम लोग यूज करते हैं वो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज करते हैं। तो अगर किसी भी बिजनेस के पास गुड्स बिना बिके पड़े हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक। द गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड विद द बिजनेस विल बी कॉल्ड एज स्टॉक। बट अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास डिफरेंट टाइप के गुड्स वगैरह हो सकते हैं, स्टॉक हो सकता है उसका, तो हम उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। सो इन्वेंट्री इज ब्रॉड टर्म इन कंपैरिजन ऑफ स्टॉक। तो इन्वेंट्री हो सकता है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो रॉ मटेरियल पड़ा है प्रोडक्शन के लिए यूज करने के लिए। एक इसमें हो सकता है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ गुड्स बन चुके हैं कुछ नहीं बने, that is called as work in progress or semi finished goods। तो work in progress का भी कुछ इन्वेंट्री पड़ी है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास, और कुछ गुड्स बन चुके हैं जिसको हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स, ये फिनिश्ड गुड्स की भी इन्वेंट्री जो बिजनेस के पास है उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री। और अगर कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि परचेज करने के, सेल करने के लिए परचेज किए हुए हैं इसने, तो वो भी इसमें आएगा, तो इसको इन्वेंट्री हम लोग बोलते हैं। एक हम लोग यहां टर्म देख रहे हैं बच्चों, लाइव स्टॉक। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें हम एनिमल्स यूज करते हैं, तो एनिमल्स को हम बोलते हैं लाइव स्टॉक। हमारा डेयरी का बिजनेस है और उसके लिए हम कोई बफेलोस परचेज करते हैं, काउस परचेज करते हैं। सो दोज एनिमल्स विच आर यूज्ड इन द बिजनेस विल बी कॉल्ड एज लाइव स्टॉक। एक टर्म हमारी है इन्वेस्टमेंट्स। हमारी शॉप है, हमने किसी दूसरी जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया, दूसरी जगह हमने पैसा लगाया, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट।
हमारे बिजनेस ने किसी दूसरी कंपनी के, रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो वो है इन्वेस्टमेंट। सो एनी अमाउंट विच इज डिप्लॉयड आउटसाइड द बिजनेस विल बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी टर्म्स हैं, जो कि मैक्सिमम टर्म्स हमने इसमें कवर अप करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।